जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका। और मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। मैं आपको पहले बता दूं, आज के इस वीडियो में आपको वैसे सवाल करवाए जाएंगे जो कि सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी में हूबहू देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले बता दूं साथियों, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से जीके का 40 क्वेश्चन, मैथ का 30 क्वेश्चन एवं हिंदी का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मिलाकर आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। आप इतना विश्वास रखो, आज के इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाएंगे जो आपके पेपर में आएगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा कवर करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, बिहार के किस जिला में थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? यह जो सवाल है साथियों, वास्तव में आपके पेपर में आने वाला सवाल है। बिहार के किस जिला में थारू जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या निवास करता है? थारू जनजाति बिहार में कहाँ रहता है? आप बिल्कुल सही करोगे, क्योंकि बिहार का सवाल है, आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। आप बिल्कुल सही करोगे, पश्चिमी चंपारण। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार के किस जिले में थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? पश्चिमी चंपारण में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां से और भी सवाल बनता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? क्योंकि ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वो भी आपका पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, आप याद रखना। और ये बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण है, आप याद रखेंगे, जो कि आपके पेपर में बनेगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल क्यों चलते हैं साथियों, देखिएगा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बनने वाला है। सवाल आपका क्या करा कि हाल ही में चर्चा में रहा, ये करंट अफेयर्स के सवाल है, आप इसको अच्छा से पकड़ बनाएंगे। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा सिमरिया धाम। हाल ही में चर्चा में रहा सिमरिया धाम बिहार के किस जिले में स्थित है? आपका जवाब क्या आना चाहिए? मान लीजिए कि ये सवाल आपके पेपर में आए, ठीक है, और आपको नहीं पता है, आप इसको तुक्का लगाकर देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए तो फटाफट। 2 नंबर का आपके हिसाब से कौन सा, मान लीजिए सॉरी, ये सवाल आपको नहीं आ रहा था, कौन सा प्रश्न यहाँ पर सही होगा, कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? तो सिमरिया धाम जो है ये कहाँ में, सभी बच्चे को पता होगा, सिमरिया जो धाम है यह बेगूसराय में। सिमरिया धाम कहाँ में है? बेगूसराय में है। 2 का ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। और ये भी पूछेगा सिमरिया धाम किस नदी के तट पर है? ये गंगा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर है, आप याद रखना, जो कि आपके पेपर में पूछेगा। और ये भी पूछता है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो बिहार का गंगा। और भारत का भी पूछेगा तो गंगा नदी ही सबसे लंबी नदी के अंतर्गत आता है। अगर भारत में गंगा नदी की लंबाई पूछेगा तो कितना होगा साथियों? आपका जवाब आना चाहिए। मैं ऐसे कई बार आपको बता चुका हूं, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, या उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। अगर यही बात करें गंगा नदी का, तो गंगा नदी का लंबाई बिहार में कितना है? तो 445 किलोमीटर का। भारत में टोटल 2525 किलोमीटर, और बिहार में यही गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। आप याद रखना, ये पेपर में आपका बनेगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बीएससी कार्यालय परिचारी के पेपर के लिए। चलिए, और आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 हो रहा है साथियों, ठीक है ना। हम आपको डेली ऐसे एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट देंगे। अगर आप ऐसा क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आपका 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों? विश्व सांख्यिकी दिवस, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में बन सकता है। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह जो सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप क्या सही करोगे? विश्व सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है, सभी कोई बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है सर। एक बच्चे का 29 जून आ रहा है, 29 जून को नहीं होगा। 29 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, कोई बता सकता है? 29 जून को क्या मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये हम अपने देश के लिए मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को। यहाँ पर एक बच्चा बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, लेकिन यहाँ पर विश्व की बात करा, पूरा ऑल
वर्ल्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। आप इसका जवाब क्या सही करोगे, 20 अक्टूबर। अगर आपके पेपर में बनता कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ये आपके पेपर में बनेगा साथियों, आप याद रखना, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पर और भी कुछ रहा था, 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को आपका विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर के लिए ये सब जरूरी है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में बनेंगे। अगला नंबर सवाल है कि बिहार का ऐसा कौन सा शहर है जिसको सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऐसा कौन सा शहर है साथियों जिसे सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, आपका जवाब आना चाहिए फटाफट कमेंट में। इसका कौन सा सही होगा, 4 नंबर लिखकर जवाब दीजिएगा। देखिए, एक मॉक टेस्ट के रूप में आप लोग देते चले, हम सवाल करेंगे, आप जवाब दीजिएगा कमेंट में, ठीक है ना। इससे डबल आपको फायदा होगा, ठीक है। चलिए, पहले आप लोग जवाब, उसके बाद हम देंगे, तो उससे मिलाइएगा कि आपका गलत है या सही। तो आप सिल्क सिटी का आप कौन सा बता रहे, बताइए तो। गया बता रहे, नहीं गया जी नहीं होगा, बहागलपुर होगा। क्या होगा, बहागलपुर। सिल्क सिटी के नाम से किन्हें जाना जाता है, बहागलपुर को जाना जाता है। आप याद रखेंगे, ये आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान। ये वाला सवाल मैं आपको कम से कम 5 बार से ज्यादा बता दिया हूं, तो आपका जवाब आना चाहिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। सवाल थोड़ा सा यूनिक है, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें ग्राम के बारे में, गांव के बारे में बताया गया और उसके तहत पंचायत का गठन किया जाता है। आप बिल्कुल सही करोगे अनुच्छेद 40 को। किसको सही करोगे, अनुच्छेद 40 को। अगर अगला सवाल करें अनुच्छेद 32 को, तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहते हैं। आप याद रखोगे, संविधान का आत्मा और हृदय किसे कहते हैं, संविधान का आत्मा और हृदय किसे कहते हैं, आप बिल्कुल सही करोगे, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहते हैं, ठीक है। ये सारे सवाल आपके पेपर में बनने वाले हैं, तो आप इस पर थोड़ा अच्छे से पकड़ बनाओगे और सारे सवालों का जवाब देते चलोगे, ठीक है ना। चलिए, और इसमें पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या सवाल आपको करवाऊंगा। पहले जीके के 20 सवाल करवाऊंगा आपको, जीके के 20 प्रश्न। उसके बाद हिंदी के 20 प्रश्न वैसे सवाल करवाऊंगा जो आपके पेपर में बनेगा। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो मैथ का भी 10 सवाल हमने लिया है, 10 सवाल वो भी करवा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, 20 में से कम 15-10 प्रश्न सही करने का कोशिश कीजिए। लास्ट में आपसे स्कोर पूछेंगे जीके में कितना प्रश्न सही किए। तो जवाब दीजिएगा, अग्निपथ योजना का संबंध भारतीय सेना के किस अंग से है। यह जो सवाल है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है कि अग्निपथ योजना का संबंध भारतीय सेना के किस अंग से है। तो अग्निपथ जो योजना है, यह थल के लिए भी है, जल के लिए भी है और वायु, यानी तीनों के लिए है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अग्निपथ योजना का संबंध किस सेना से है, तो जल, थल और वायु तीनों सेना से है, ठीक है। और इसके तहत क्या होता है कि अग्निवीरों को 4 सालों का नौकरियां दिया जाता है। 4 सालों का क्या दिया जाता है, नौकरी दिया जाता है, आप याद रखना। चलिए, और कभी कभी ये भी पूछता है कि भारत का पहला सीडीएस कौन था, भारत का पहला सीडीएस कौन था, कोई बच्चे बता सकते हैं। आपके पेपर में एक बार पूछा गया है मात्र, ठीक है। भारत का पहला सीडीएस कौन था, सीडीएस, ठीक है। तो बिपिन जनरल रावत था। आप लोग बिपिन जनरल जनरल रावत के बारे में जानते होंगे, बिपिन जनरल रावत थे, ठीक है। बिपिन जनरल रावत थे, आप याद रखेंगे। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, आपके पेपर में बनने वाला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था। आपको कई बार बता चुके हैं, तो देखिए, इसका जवाब आप लोग का पहले आना चाहिए, क्या सही करेंगे आप लोग, ठीक है। एक बच्चे का कुमार गुप्त प्रथम आ रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आप लोग राइट दे रहे हैं। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था, आप याद रखेंगे, ठीक है। जो कि आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। और इसको जलाया किसने था, तो इसको जलाया था बख्तियार खिलजी ने। एक बख्तियार खिलजी नामक एक शासक था, अंग्रेज था, उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, आपका जवाब आना चाहिए, जवाब निकलना चाहिए। सतत सतत जीविकोपार्जन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह भी सवाल आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिलता है। जो सतत जीविकोपार्जन योजना है, यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, यह बिहार द्वारा शुरू किया गया है।
सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सतत जीविकोपार्जन जो योजना है यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो बिहार द्वारा शुरू किया गया है। और इसे कब शुरू किया गया था, 2018 में इसको शुरू किया गया था, आप याद रखना, ठीक है। इसके तहत क्या था, जो शराबबंदी, जो शराब पीने वाले लोग हैं, उस जो गरीब लोग हैं, उनको रोजगार प्रदान करना। ये सतत जीविकोपार्जन योजना क्या है, तो जो गरीब लोग हैं, जो शराब पीते हैं, उनको इसमें रोजगार प्रदान करना था। जीविकोपार्जन परियोजना का उद्देश्य क्या था, रोजगार प्रदान करना, रोजगार प्रदान करना। ये कब शुरू हुआ था, 2018 में, और वो भी ये भी बिहार में हुआ था, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर सवाल की ओर देखते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा, एक आपको कल ही शायद हमने करवाया था कि विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, विराट रामायण, जैसे में सबसे बड़ा रामायण मंदिर का नाम है विराट रामायण, ठीक है। बिहार में कहाँ बनाया जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, विराट रामायण मंदिर, वो कहाँ अवस्थित है। आप बिल्कुल सही करोगे, ये पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में। जगह का नाम है केसरिया, जगह का नाम क्या है, केसरिया, आप याद रखोगे, ठीक है ना। चलिए आपका अगला नंबर सवाल चलते हैं साथियों, जो कि आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। भारत में श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किन्हें माना जाता है। आप क्या सही करोगे, श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, आप याद रखना, ठीक है ना। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है साथियों, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने अमूल का स्थापना किया था। जो अमूल आप दूध देखते हैं, जो पाउच में आता है ना, वो आप देखते हैं, इन्हीं का देन है, ठीक है, आप याद रखेंगे। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ये सारे सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं साथियों, तो इसका जवाब आपका कमेंट में आना चाहिए। आपका अगला नंबर सवाल है कि बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है, आप बिल्कुल सही करोगे, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी, आपके एग्जाम में बनेगा, बिहार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ी नाम है। क्या नाम है, सोमेश्वर की पहाड़ी नाम है, याद रखिएगा। यह पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। आपका अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी फेमस प्रसिद्ध क्वेश्चन है, आपके पेपर में बन सकता है। आपका जवाब आना चाहिए, इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक का रचना किसने किया था साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, मेगास्थनीज ने किया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने किया था, मेगास्थनीज ने किया था। इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक का रचना किसने किया था, मेगास्थनीज ने किया था, जो कि आपके पेपर में बनेगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। चलिए अगर हम लोग अगला सवाल की बात करेंगे, तो अगला सवाल और भी इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा भी सवाल है। तो इसका जवाब आप लोग को देना है कि इसका राइट आंसर आपके हिसाब से कौन सा होगा, ठीक है। सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है साथियों, आप लोग क्या सही करोगे, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। काफी सारे बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। 13 नंबर का कौन सा सवाल का जवाब सही होगा, कमेंट में दीजिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप याद रखिएगा। एक बच्चे कह रहा कि सर यहाँ पर शुक्र राइट आंसर होगा। शुक्र बिल्कुल सही है, शुक्र यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसका जो तापमान होता है 462 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको इतना समझा दे कि 100 डिग्री सी पर पानी खौलने लगता है। पानी क्या होने लगता है, खौलने लगता है। तो ये जान सकते हैं इसका 4 गुना तापमान है, तो आदमी वहां जाएगा तुरंत जल के क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको लाल ग्रह, गुलाबी ग्रह पता है, बड़ा ग्रह आपको पता ही है किसे कहा जाता है। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो आपके एग्जाम में कई बार
पूछा जा चुका है। सबसे पहले तो यहाँ से क्लियर करेंगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो आपका भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इसका जो शुरुआत हुआ था 1954 ईस्वी से शुरू हुआ था सभी को देने के लिए। यह साल में लगभग 3 बार ही दिया जाता है। यह साल में कितना बार दिया जाता है? 3 ही व्यक्ति को दिया जा सकता है, ठीक है ना? और सबसे पहले किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला था? कोई बच्चे बता सकते हैं? आपके पेपर के लिए जरूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले भारत रत्न किस खिलाड़ी को मिला था? सचिन तेंदुलकर को मिला था। किनको मिला था? सचिन तेंदुलकर को मिला था, आप याद रखिएगा। अब सवाल पर हम लोग आते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो उनको मरने के बाद, जैसे में उनको मरने के बाद ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 में। उनको कब सम्मानित किया गया था? 1999 ईस्वी में सम्मानित किया गया था, आप याद रखेंगे। और उन्होंने 1974 में एक नारा दिया था, जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण, या इनको जेपी बाबू के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखना। ये सारे आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल देखिएगा, कितना सिंपल कितना इजी लेवल का है। इसका जवाब बिना पढ़े हुए आप लोग का जवाब कमेंट में आना चाहिए। चलिए, 15 नंबर लिख कर जवाब आना चाहिए। हालांकि ये भी सवाल मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, और यह क्वेश्चन हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। हर एक स्टेट में ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। तो बताइए, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल आपका सही जवाब स्कर्वी, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, आपका 17 नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इस पर नजर डालिएगा। राजीव कुमार। राजीव कुमार, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और केमा मुख्य चुनाव आयुक्त है? तो 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त है। यहां से भी सवाल बन सकता है कि राजीव कुमार भारत के कितने मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त है, आप याद रखिएगा। जैसे में आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था। भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, आप याद रखेंगे। इसलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आपके पेपर में बनेगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है कि छठ पूजा में किस देवता की मुख्य रूप से पूजा किया जाता है? आपका जवाब आना चाहिए, छठ पूजा में किस देवता की मुख्य रूप से पूजा किया जाता है? सभी बच्चे को पता होगा किस, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं तो हमको पता होगा किस देवता की पूजा मुख्य रूप से किया जाता है। तो 18 नंबर का जवाब आप लोग का कमेंट में आना चाहिए। ऐसे तो ये इजी सवाल आ गया है, तो ये आने का संभावना नहीं है, ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल बहुत ही जरूरी है, आप देख लीजिएगा। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी? भारत का जो पहला वंदे भारत एक्सप्रेस है, यह किन दो शहरों के बीच चला था? सबसे पहले मैं आपको करवा दूं साथियों कि भारत में जो पहला ट्रेन चला था, रेलगाड़ी चला था, वह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। भारत का पहला रेलवे ट्रेन कब चला था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच चला था। मुंबई से कहां तक चला था? थाने के बीच चला था, आप याद रखिएगा। मुंबई से थाने के बीच लगभग 53 किलोमीटर चला था, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये पहला ट्रेन चलाया गया था, उसके बारे में जानकारी है कि 16 अप्रैल 1853 में सबसे पहले ट्रेन चलाया गया था मुंबई से थाना, एक जगह का नाम है, ठीक है। लगभग कहा जाता है 53 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर वंदे भारत की बात करें कि वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे पहले किन दो शहरों के बीच चला था? यह चला था दिल्ली से वाराणसी के बीच चला था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना? आप याद रखेंगे। और ये कब चलाया गया था? 18 फरवरी 2019 ईस्वी में। ये कब चलाया गया था? 18 फरवरी 2019 ईस्वी में, आप याद रखना, आपके पेपर में ये बन सकते हैं। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? आप क्या सही करोगे? बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीट है, आप सही करोगे। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? 243 सीटें हैं साथियों, आप याद रखेंगे। और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद में आपका 75 सीट है, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा,
जो कि आपके पेपर में बन सकता है। विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 45 सीटें हैं। अब इसके बाद हम लोग हिंदी के 21 नंबर से हम लोग प्रश्न स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जीके में आपने कितना स्कोर किया, जवाब कमेंट में आना चाहिए फटाफट, आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। जीके में 10 सही हुआ 10 से लिखिए, 15 सही हुआ 15। अब हिंदी का प्रश्न आ जाइए, हिंदी में देखिए क्या-क्या सवाल आपका कह रहा है। सवाल आपका है, इनमें कौन-सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है? ये थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, थोड़ा-सा क्वेश्चन को इधर-उधर करके दिया हुआ है, तो समझिएगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इनमें कौन-सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा से बना है लेकिन भाववाचक संज्ञा नहीं है? मतलब वो जातिवाचक जैसा लगेगा लेकिन भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन-सा इसका हो जाएगा बताइएगा? कौन-सा इसका सही होगा बताइए? जैसे में खुशहाल, खुशहाल, खुशहाल। तो खुशहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम राइट आंसर करना चाहेंगे तो मजदूरी नहीं होगा। मजदूरी बताइए तो जातिवाचक होगा? नहीं। दलाली जातिवाचक होगा? नहीं। बुढ़ापा जातिवाचक, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ये सब भाववाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो खुशहाली यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। मजदूरी है ना भाववाचक, उसकी भाव बता रहा है कि वो क्या करता है? मजदूर करता है। दलाली, उसका भाव बता रहा है कि वो कैसा है? दलाल है। बुढ़ापा उसका भाव बताया, लेकिन खुशहाली यहाँ पर नहीं होगा। तो इस प्रकार से थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप इसको सही कर सकते हो, ठीक है? चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, उन्मत्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद का सवाल पूछा गया है। उन्मत्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस में मत, उत प्लस में मत। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उन्मत्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस में मत। आप याद रखना, आपके पेपर में बनेगा उन्मत्त शब्द का सही संधि विच्छेद उत प्लस में क्या हो जाएगा? मत हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, मृगेंद्र में कौन सा समास है? मृगेंद्र में आपका कौन सा समास है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, बहुब्रीहि समास है। मृगेंद्र में कौन सा समास है साथियों? बहुब्रीहि समास है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मृगेंद्र का अर्थ होता है शेर। मृगेंद्र का अर्थ क्या होता है? शेर। तो शेर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आप याद रखना, ठीक है। आपके पेपर में ये बन सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग स्कोर बताइएगा लास्ट में आपका कितना स्कोर हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें, इसमें कौन सा अशुद्ध है या गलत लिखा हुआ है? बताइए। प्रज्वलित बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हिरण का सिपु बिल्कुल सही, ज्योत्सना बिल्कुल सही है, लेकिन समुज्ज्वल यहाँ पर गलती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों, 25 नंबर सवाल देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अवयव का वह प्रकार जो किसी शब्द के बाद लगकर या उसके अर्थ में विशेष बल देता है, क्या कहलाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। अवयव का वह प्रकार जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देता है, क्या कहलाता है? निपात कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? निपात कहलाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या कहलाता है? निपात कहलाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में बन सकता है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? कृत प्रत्यय का उपयोग किसके साथ किया जाता है? तो निपात के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, बताइएगा। किसके साथ किया जाता है? कृत प्रत्यय का प्रयोग तो एक क्रिया के साथ किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का है, तो आपको आंसर याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, 27 नंबर आपका सवाल है, फटाफट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय है? तो अनु प्लस में अय, अनु प्लस में क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। अनु प्लस में क्या हो जाएगा? अय। अनु प्लस में अय, आप याद रखिएगा कौन सा इसमें उपसर्ग हो जाए? तो अनु हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, पावक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पावक का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? नहीं है। तो पावक को हुताशन बोल सकते हैं, बैसनार बोल सकते हैं, कृषाणु बोल सकते हैं, लेकिन पुंडरिक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है, अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? बताइएगा। तो अस्थावर का जंगम, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर आपका सवाल है साथियों, जवाब दीजिएगा। कनफटा में कौन सा समास है? कनफटा में कौन सा समास है? तो कनफटा में
बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे साथियों, क्योंकि हम लोगों के पास से वीडियो ऐसे काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। खग कुल कुल सा बोल रहा है, इनमें कौन सा अलंकार है? खग कुल कुल सा बोल रहा है, इनमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर में बनेगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, जो कि आपके पेपर वाला सवाल है। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो शक्ति के अनुसार होगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो शक्ति के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपका बताना है। मछली पुल्लिंग होगा? नहीं। नदी पुल्लिंग होगा? नहीं। रोटी पुल्लिंग होगा? नहीं। दही यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दही यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बी ऑप्शन यहाँ का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है साथियों, याद रखना, आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, पछताए शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? पछताए शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो पौवर्त हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है ना, चलिए, इस काफी इजी लेवल का सवाल है, आपके पेपर में बन सकता है। ठीक है, आपका अगला नंबर सवाल है कि हिंदी की स ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? स ध्वनि का उच्चारण स्थान कोई बच्चे बता सकते हैं? इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु यानी तालाब से हो जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क कहाँ से होता है? कंठ से होता है। याद रखिएगा, ये सारे पूछे जाने वाले सवाल हैं। आपका अगला नंबर सवाल है, इनमें कौन सा विशेषण शब्द है? चयन करिए। इसमें कौन सा विशेषण है? भय एक विशेषण नहीं है, अनुशासन विशेषण नहीं, कठोरता विशेषण नहीं, उचित। उचित यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी की विशेषता बताए कि वो आदमी कैसा है, उचित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर उचित हो जाएगा। चलिए, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? क्या होगा? अधगल गगरी छलकत जाए, यानी कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, आज का आपका आखिरी सवाल है साथियों, जवाब आना चाहिए फटाफट आप सभी का कमेंट में। ठीक है ना, देखिए, सवाल है कि महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा प्लस में उर्मी। महा प्लस में क्या हो जाएगा? उर्मी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर में बनने वाला सवाल है साथियों। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में बनेगा। आपने हिंदी में कितना प्रश्न सही किया, स्कोर किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। 10 सही हुआ, 15 सही हुआ, या जितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।